तुलनात्मक प्रबंध का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव मैनेजमेंट। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में सभी देश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। सभी देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं में खुलापन ला रहे हैं। उदार व्यापारिक संबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच प्रबंध के ज्ञान एवं तकनीकों का आदान प्रदान बढ़ रहा है। विभिन्न देशों के मध्य प्रबंध अध्ययन, प्रति सांस्कृतिक अध्ययन, क्रॉस कल्चरल स्टडी की झेड़ विचारधारा इसी प्रकार के अध्ययनों का परिणाम है, जिसने अमेरिकन तथा जापानी प्रबंध के बीच सामंजस्य को जन्म दिया। ऐसे वातावरण में तुलनात्मक प्रबंध अध्ययन का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते महत्व के पीछे निम्न कारण प्रमुख है। पहला, प्रबंध के ज्ञान का आयात, इम्पोर्ट ऑफ मैनेजरियल नॉलेज। विकसित राष्ट्रों से प्रबंध के ज्ञान का आयात करके विकासशील राष्ट्र अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। केवल प्रौद्योगिकी, पूंजी, यंत्र आदि का आयात आर्थिक विकास की गारंटी नहीं है। प्रबंध के द्वारा ही इन संसाधनों का सही उपयोग किया जा सकता है। जे रोज लिखते हैं कि पूंजी निवेश की कोई भी मात्रा मानव प्रकृति को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो सकती है। प्रबंध के अभाव में धनोत्पादन करने वाले संसाधनों का दुरुपयोग होता रहेगा। इसी संदर्भ में फार्मर एवं रिचमैन का मत है कि आर्थिक प्रकृति के संबंध में हम प्रबंध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकांकी सामाजिक क्रिया मानते हैं। भौतिक, वित्तीय तथा मानवीय संसाधन स्वयं में निष्क्रिय होते हैं। उनका सुदृढ़ एवं सक्रिय प्रबंध के द्वारा प्रभावी रूप से संयोजन एवं समन्वय किया जाना आवश्यक होता है, यदि कोई राष्ट्र उल्लेखनीय उन्नति एवं विकास करना चाहता है। दूसरा कारण, समान प्रबंध के दृष्टिकोणों का अभिज्ञान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन मैनेजमेंट अप्रोचेज। तुलनात्मक प्रबंध ये जानने में सहायक होता है कि किसी राष्ट्र विशेष की वे कौन सी प्रबंध विधियाँ, प्रबंध तकनीकें अथवा प्रबंध दर्शन हैं जिनका अन्य देशों अथवा भिन्न सांस्कृतिक वातावरण में प्रयोग किया जा सकता है। इन समान प्रबंध की विचारधाराओं एवं दृष्टिकोणों का समान सांस्कृतिक पर्यावरण वाले राष्ट्रों में प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा कारण, प्रबंध के तकनीकों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट टेक्निक्स। तुलनात्मक प्रबंध विद्यमान प्रबंध की विधियों एवं तकनीकों में सुधार करके उनको उन्नत करने में भी सहायक होता है। तुलनात्मक प्रबंध के द्वारा किसी राष्ट्र अथवा समाज विशेष के समग्र वातावरण का अध्ययन करके उन घटकों का पता लगाया जा सकता है जो पर्यावरण को निर्धारित एवं परिवर्तित करते हैं। प्रबंध तकनीकों एवं विधियों को उस दिए हुए विशिष्ट वातावरण के साथ समायोजित किया जा सकता है। ये समायोजन पर्यावरणीय तत्वों अथवा क्रियात्मक दृष्टिकोणों में परिवर्तन करके किया जा सकता है। इस प्रकार प्रबंध तकनीकों, विधियों व दृष्टिकोणों को समुन्नत किया जा सकता है। चौथा कारण, प्रबंध में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट। तुलनात्मक प्रबंध किसी राष्ट्र विशेष की प्रबंध पद्धति में भी सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। पर्यावरण अवरोधकों का उचित ज्ञान करके तथा उनका अन्य राष्ट्रों की पर्यावरण विशेषताओं के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करके उस राष्ट्र विशेष की संपूर्ण प्रबंध पद्धति में सुधार किया जा सकता है। पांचवा कारण, तुलनात्मक प्रबंध के महत्व का पांचवा कारण, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की प्रबंध शैली में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों व समाजों में कार्य करना होता है, अतः वे इन राष्ट्रों के पर्यावरणीय निर्धारकों का अध्ययन एवं विश्लेषण करके अपनी प्रबंध प्रणाली को श्रेष्ठ बना सकती है। वातावरण की विविधता ही ऐसे कंपनियों के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण का आधार भी तैयार करती है। छठा कारण, तुलनात्मक प्रबंध के महत्व का छठा कारण, प्रबंध अनुसंधान को प्रोत्साहन,
इंकरेजमेंट टू मैनेजमेंट रिसर्च। तुलनात्मक प्रबंध के द्वारा प्रबंध शोध को बढ़ावा मिलता है। ऐसे नए प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है जो सांस्कृतिक झुकावों व पर्यावरणीय अवरोधों से मुक्त होते हैं। तुलनात्मक विधि के द्वारा प्रबंध को सामाजिक पक्षपातों, सांस्कृतिक प्रभावों व मूल्य निर्णयों से मुक्त रखा जा सकता है। इस प्रकार एक विश्व स्तरीय प्रबंध संस्कृति निर्मित की जा सकती है। सातवां कारण तुलनात्मक प्रबंध के महत्व का विश्व व्यापार एवं सहयोग में वृद्धि, इंक्रीजेज वर्ल्ड ट्रेड एंड कोऑपरेशन। तुलनात्मक प्रबंध अन्य देशों की प्रबंध पद्धतियों का ज्ञान करवाकर विभिन्न समाजों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ाता है। इससे विभिन्न देशों के बीच प्रबंध के कौशल, तकनीक, पूंजी व्यापार में वृद्धि होती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि होती है। प्रबंध प्रभावशीलता में वृद्धि, इंक्रीज इन मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। तुलनात्मक प्रबंध के द्वारा प्रबंध के कार्यों के प्रभावी निष्पादन में वृद्धि होती है। प्रबंधकों की कार्य प्रणाली सुदृढ़ हो जाती है क्योंकि प्रबंधकों की परिवर्तनों को स्वीकार करने की तत्परता बढ़ जाती है तथा उन्हें यह जानने का अवसर मिलता है कि एक जैसी प्रबंध समस्याओं को दूसरी किन विधियों से हल किया जा सकता है। नौवां कारण प्रबंधकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। तुलनात्मक प्रबंध अच्छे प्रबंधकों के विकास में योगदान देता है क्योंकि इससे विभिन्न प्रबंध के व्यवहारों एवं शैलियों का ज्ञान होता है। इससे प्रबंधकों की न केवल जानकारी बढ़ती है वरन उनका मानसिक विकास भी होता है। विशिष्ट प्रबंध व्यवहार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक मैनेजरियल बिहेवियर। तुलनात्मक प्रबंध के द्वारा किसी देश की विशेष परिस्थितियों एवं संस्कृति के अनुरूप विशिष्ट प्रबंध के व्यवहार का निर्धारण करना आसान हो जाता है। फलस्वरूप उसके प्रबंध कार्य को सफलता सुनिश्चित हो जाती है। 11वां कारण विदेशी संस्थाओं में नियोजन, एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंसर्न्स। तुलनात्मक प्रबंध के द्वारा प्रबंधकों को भिन्न देशों व संस्कृतियों में प्रचलित प्रबंध तकनीकों एवं परंपराओं का ज्ञान हो जाता है। इससे विदेश संस्थाओं में नियुक्ति मिलना सुगम हो जाता है। नेक्स्ट कारण प्रबंध के शोध, मैनेजरियल रिसर्च। तुलनात्मक प्रबंध से प्रबंध के शोध को भी बढ़ावा मिला है। इससे प्रबंध सिद्धांतों, प्रबंध के शैलियों तथा प्रबंध के अन्य व्यावहारिक पहलुओं को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार ये कारण है जो तुलनात्मक प्रबंध के महत्व को बताते हैं। अब है तुलनात्मक प्रबंध के मॉडल या प्रतिरूप, मॉडल्स ऑफ कंपैरेटिव मैनेजमेंट। तुलनात्मक प्रबंध के विश्लेषण हेतु कुछ विद्वानों द्वारा उसके प्रतिरूप यानी मॉडल्स प्रतिपादित किए हैं जिनके द्वारा प्रबंध का तुलनात्मक विश्लेषण करना अत्यंत सरल हो जाता है। ये प्रतिरूप वातावरण भिन्नता का प्रबंध के व्यवहारों पर पड़ने वाले प्रभावों तथा दूसरी ओर प्रबंध के ज्ञान की सार्वभौमिक प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। इनके द्वारा वातावरणीय घटकों तथा प्रबंध के कार्यों के मध्य संबंधों का विवेचन किया जा सकता है। ये प्रतिरूप 2 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है क्या प्रबंध के मूलाधार प्रबंध की विशिष्ट प्रकृतियों एवं दृष्टिकोणों की तुलना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीक अथवा नीति शास्त्रीय बाह्य सांस्कृतिक भिन्नताओं के साथ बदल जाते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप हमें किस सीमा तक प्रबंध व्यवहार अथवा प्रबंधन की कला के भिन्न होने की आशा करनी चाहिए? इन 2 प्रश्नों के उत्तर ये प्रतिरूप तुलनात्मक प्रबंध के प्रतिरूप देते हैं। तुलनात्मक प्रबंध के प्रमुख प्रतिरूप या मॉडल निम्न प्रकार से हैं। पहला है फोरमर-रिचमैन मॉडल। तुलनात्मक प्रबंध के पहला मॉडल है फोरमर-रिचमैन मॉडल। तुलनात्मक प्रबंध का यह मॉडल प्रोफेसर फोरमर तथा रिचमैन यानी R.N. फार्मर एंड B.M. रिचमैन ने विकसित किया है, इसलिए इसी फार्मर-रिचमैन मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल इस बात को प्रकट करता है कि किसी भी संस्था का बाह्य वातावरण
उस संस्था के प्रबंध व्यवहारों एवं प्रबंध प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके बाद प्रबंध प्रक्रिया एक क्रम में प्रबंध की प्रभावशीलता, संस्था की कुशलता तथा संपूर्ण प्रणाली की कार्यकुशलता को प्रभावित करती है। ये मॉडल द्विआयामी है जो 2 प्रश्नों का उत्तर देता है। पहला, प्रबंध प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है तथा विभिन्न संस्कृतियों में वे कैसे क्रियाशील होते हैं। दूसरा, पर्यावरण घटकों का प्रबंध के कार्यों तथा प्रबंध के प्रभावशीलता पर क्या और किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है। इस मॉडल की प्रमुख बातें हैं घटक। इस मॉडल की प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं। पहला, प्रबंध प्रक्रिया के तत्व। इस मॉडल में प्रबंध प्रक्रिया को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। नियोजन, संगठन, नियुक्ति कार्य, निर्देशन, नेतृत्व व विपणन और नियंत्रण तथा संचालन क्षेत्रों में नीति निर्माण, इन 6 वर्गों में बांटा गया है प्रबंध प्रक्रिया को। यह संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है तथा ये प्रबंध के निष्पादन को सीधा प्रभावित करती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात इसकी, बाह्य वातावरण के परिवर्तनशील घटक। इस मॉडल में बाह्य वातावरण को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। शैक्षिक घटक, सामाजिक सांस्कृतिक घटक, राजनीतिक विधिक घटक, चौथा आर्थिक घटक। ये घटक प्रबंध प्रक्रिया के लिए अवरोध अथवा सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। तीसरी प्रमुख बातें, प्रबंध के प्रभावशीलता की निर्भरता। प्रबंध के प्रभाव उत्पादकता बाह्य वातावरण तथा प्रबंध के प्रक्रिया दोनों पर ही निर्भर करती है, अतः दोनों पर उचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए। प्रभावशीलता उत्पादन तथा संसाधनों के बीच पाए जाने वाला अनुपात है। संस्था तथा प्रणाली की कार्यकुशलता। इस मॉडल के प्रतिपादक हैं मानते हैं कि बाह्य वातावरण प्रबंध के प्रभावशीलता को प्रभावित करता है तथा प्रबंध के प्रभावशीलता संपूर्ण संस्था तथा प्रणाली की कार्यकुशलता को निर्धारित करती है। 5वां घटक, प्रबंध की सार्वभौमिकता को स्वीकृति। ये मॉडल प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है, यद्यपि यह मानता है कि बाह्य वातावरण के अवरोधक प्रबंध की कुशलता में बाधक अवश्य बनते हैं। प्रबंध इन वातावरणीय अवरोधकों के कारण प्रबंध प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अपनाने में समर्थ नहीं होते हैं। इस मॉडल की व्याख्या या किस प्रकार अपन इसका स्पष्ट समझ सकते हैं इसको। फार्मर तथा रिचमैन मॉडल ये बतलाता है कि प्रत्येक संस्था के बाह्य वातावरण के अवरोधक घटक संस्था के प्रबंध के तत्वों या कार्यों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इस मॉडल में बाह्य वातावरणीय घटकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अवरोधक ही प्रबंध प्रक्रिया या प्रबंध प्रभाव उत्पादकता को प्रभावित करते हुए फर्म तथा संपूर्ण प्रणाली की कार्यकुशलता को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, जिस समाज में लोगों की शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है, तो इस शैक्षिक अवरोध के फलस्वरूप प्रबंध के क्षेत्र में उपयुक्त कर्मचारियों का अभाव बना रहेगा। इससे प्रबंध के प्रभाव उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार यदि राष्ट्र में व्यक्तियों में तकनीक या प्रौद्योगिकी के प्रति रुझान नहीं है, तो इस सामाजिक अवरोध के कारण कर्मचारियों में विश्लेषणात्मक योग्यताओं का अभाव बना रहेगा। इससे प्रबंध उस प्रभाव उत्पादकता विपरीत रूप से प्रभावित होगी। इसी प्रकार जब किसी राष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता, उपद्रव, द्रुत मुद्रा प्रसाद आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इससे प्रबंध योजनाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है तथा नियोजन का समय विस्तार सीमित हो जाता है। प्रबंध विकास एवं संवर्धन का कार्य भी कई सामाजिक सांस्कृतिक अवरोधों जैसे जाति प्रणाली, धार्मिक भेदभाव, संकुचित प्रवृत्तियों, परंपरागत दृष्टिकोण, उद्यमिता, उपेक्षा आदि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इन सब से इस बात से अपन स्पष्ट होता है कि बाह्य पर्यावरणीय अवरोधक प्रबंध के कार्यकुशलता में बाधक होते हैं, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इनसे प्रबंध के मूलाधार बदल जाते हैं, यानी फंडामेंट बदल जाते हैं या उसका फंडामेंटल्स प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, मुद्रा प्रसार नियोजन के समय को सीमित कर सकता है, किंतु इससे नियोजन की प्रतिबद्धता
का सिद्धांत या नियोजन के अन्य सिद्धांत व्यर्थ नहीं हो जाते हैं। प्रबंध के मूलाधार तो सार्वभौमिक होते हैं तथा पर्यावरण से अप्रभावित रहते हैं। दूसरे शब्दों में बाह्य अवरोधक प्रबंध के कार्यकुशलता को सीमित कर देते हैं, क्योंकि एक प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों को पूर्णतः लागू करने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार ये मॉडल पर्यावरणीय घटकों की पहचान करता है तथा प्रबंध प्रक्रिया पर उनके प्रभावों का आकलन करता है। अतः यह मॉडल विभिन्न देशों व संस्कृतियों में प्रबंध सिद्धांतों को लागू करने से होने वाले प्रभावों का अध्ययन करने में सहायक होता है। ये मॉडल क्या करता है, ये बाह्य वातावरणीय अवरोधक है, जैसे शैक्षिक है, सामाजिक, वैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक, 4 घटक है। ये प्रभावित किसको करते हैं? प्रबंध प्रक्रिया के तत्व को। प्रबंध प्रक्रिया तत्व कौन से हैं? नियोजन, संगठन, कर्मचारी नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण और संचालन के क्षेत्रों में नीति निर्माण 6 तत्व ही है। और फिर ये क्या निर्धारित करते हैं? मतलब बाह्य वातावरण अवरोधक प्रभावित करते हैं प्रबंध प्रक्रिया के तत्वों को, और प्रबंध प्रक्रिया के तत्व निर्धारित करते हैं प्रबंध के प्रभाव उत्पादकता को। प्रभाव उत्पादकता में निर्धारित क्या करते हैं? फर्म की कार्यकुशलता और प्रणाली कार्यकुशलता। इस प्रकार फार्मर रिचमेंट मॉडल अपना कार्य करता है। धन्यवाद।